फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी 2.0 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस प्रश्नों की श्रृंखला में टॉपिक वाइज कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और जिस टॉपिक को हमने गृह प्रबंध बुक से लिया हुआ है। प्रबंध हमारे गृह विज्ञान का एक अहम पार्ट है, आप जानते हैं, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक को सॉल्व किया है। आज मैंने डिसीजन मेकिंग चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लिया है, जो कि निर्णय प्रक्रिया होती है। निर्णय प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है होम मैनेजमेंट का, आप जानते हैं फ्रेंड्स, जिसे कि हम डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। आइए देखते हैं हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को। उत्तम निर्णय के लिए मस्तिष्क में विकल्प होना चाहिए। बताइए फ्रेंड्स, उत्तम निर्णय के लिए मस्तिष्क में विकल्प क्या होना चाहिए? क्या उत्तम निर्णय के लिए मस्तिष्क में अधिक विकल्प होना चाहिए या कम होना चाहिए या एक भी नहीं होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए? बताइए। तो जैसे कि हम जानते हैं, कुछ जो वर्ड होते हैं फ्रेंड्स, वो टैग वर्ड होते हैं हमारे, जैसे केवल। ये जो केवल होता है फ्रेंड्स, ये तो निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो सभी को पता है, तो ये तो कट जाएगा। अब उत्तम निर्णय के लिए मस्तिष्क में विकल्प, अब आप खुद सोचिए कि अगर हमें किसी चीज के लिए डिसीजन लेना है, तो क्या हमेशा आप एक या कोई ऑप्शन नहीं लेंगे? ऐसा तो है नहीं। मान लीजिए हमने कोई निर्णय ले लिया, तो क्या उसको हम चेंज नहीं कर सकते? हमें अपने समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने निर्णयों को बदलना भी पड़ता है। तो हम उत्तम निर्णय के लिए फ्रेंड्स कभी भी ये एक भी नहीं तो गलत है और कम भी गलत है। हमें हमेशा अधिक विकल्प होने चाहिए, मतलब एक से अधिक विकल्प होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिस चीज़ को आपने फिक्स कर लिया कि बस हमें यही करना है, हो सकता है आपके पास उपलब्ध साधन ना हो उसको इंक्लूड करने के लिए। बताइए। तो कम यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए अधिक इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है। निर्णय लेना एक कैसी प्रक्रिया है? बताइए। निर्णय लेना क्या शारीरिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, संवेगात्मक प्रक्रिया है या सामाजिक प्रक्रिया है? तो ये हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, निर्णय लेना हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम शरीर, संवेग और समाज से निर्णय नहीं लेते। निर्णय हमारे मन का फैसला होता है, हमारा जो डिसीजन होता है वह हमारा मानसिक फैसला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। निर्णय में विरोध की स्थिति को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? बताइए फ्रेंड्स, निर्णय में विरोध की स्थिति को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? अब आप ही बताइए। अगर हम निर्णय लेने जा रहे हैं, हमें निर्णय किसी चीज पर लेना है, डिसीजन अपना देना है, और वहां पर स्थिति बिल्कुल विरोध की है, हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो आप उस विरोध की स्थिति को कैसे दूर करेंगे? क्या आप वहां जाके लड़ाई करेंगे? कैसे विरोध दूर होगा? ये तो बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड है। विरोध को मजबूत करके, विरोध को मजबूत करने का मतलब क्या है? बताइए आप। अगर विरोध को मजबूत किया तो लड़ाई ही तो होगी, तो ये भी तो गलत हो गया। वातावरण को अशांत बनाकर, अब बताइए फ्रेंड्स, ये भी तो गलत हुआ। अगर हम वातावरण को अशांत बनाएंगे, अगर हम लड़ाई करेंगे, तो वातावरण अशांत होगा और विरोध जो है मजबूत होगा, मतलब ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और स्वेच्छा से समर्पण करना, जी हाँ, निर्णय प्रक्रिया में अगर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अगर हम वहां पर जाके स्वेच्छा से समर्पण का डिसीजन लेते हैं, तो उसको दूर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गृह व्यवस्था में निर्णय लेना एक आवश्यक और डैश क्रिया है। कैसी क्रिया है? बताइए। गृह व्यवस्था में निर्णय लेना, निर्णय लेना बताइए, आवश्यक और क्या द्वितीय क्रिया है, तृतीय है, प्रथम है या चतुर्थ है? आप बताइए। तो ये हम सभी को पता है, निर्णय लेना मतलब डिसीजन जो होता है फ्रेंड्स, गृह व्यवस्था, होम मैनेजमेंट अगर हम करने जा रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो पहले हम निर्णय तो जरूर, निर्णय लेना हमारा फर्स्ट सोपान होता है, क्योंकि हम निर्णय लेंगे तभी तो आगे उसको उस पे ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जब भी तो ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमारा संगठन क्या है, हमारा आयोजन क्या है, हमारा मूल्यांकन क्या है। तो इन चीज़ों को करने के लिए पहले हमें निर्णय ही तो लेना होगा। तो यहाँ पर ये द्वितीय एंड तृतीय एंड चतुर्थ से कोई मतलब नहीं है। गृह व्यवस्था में निर्णय लेना एक आवश्यक और प्रथम क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। एक बार लिया गया निर्णय हर परिस्थिति में लागू होता है, क्या ये सही है कि एक बार लिया गया निर्णय हर परिस्थिति में लागू होता है? ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है कभी कभी, एंड ऑप्शन डी है चतुर्थ चरण में लेना चाहिए। ये तो सरासर गलत है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। एक बार लिया गया निर्णय हर परिस्थिति में लागू होता है, और फ्रेंड्स ये बिल्कुल नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। निकिल एवं डार्सी तथा ओपनहीम के अनुसार निर्णय प्रक्रिया की अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम इसको इसको समझेंगे या बताएंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो डेफिनेशन होती है और ये जो अवस्थाएं होती हैं, इनका जो प्रक्रम होता है, ये बिल्कुल सिलेक्टेड होता है, क्योंकि ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने शब्दों में जो कहा उसे ही तो हमें जानना होता है। तो निकिल एवं डार्सी तथा ओपनहीम के अनुसार निर्णय प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती है तो हमें जानना है। तो निकिल एवं डार्सी एंड ओपनहीम ने निर्णय प्रक्रिया के 4 सोपान या 4 अवस्थाएं बताए हैं फ्रेंड्स। तो 3, 6, 8 से तो कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निर्णय लेना हर योजना व्यवस्थापन का डैश अंग है, कैसा अंग है? निर्णय लेना मतलब डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग हर योजना मतलब प्लानिंग, हर प्लानिंग मैनेजमेंट का कैसा अंग है? अनावश्यक अंग है, वैकल्पिक है, आवश्यक है या वास्तविक है? तो जैसे कि हम ऑप्शन को देख के ही जो करेक्ट आंसर है वो हमें दिखाई दे रहा है, हमें समझ में आ जा रहा है कि हाँ निर्णय लेना हर योजना का आवश्यक अंग होता है। अनावश्यक एंड वैकल्पिक एंड वास्तविक ये कुछ भी नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अधिकांश विद्वानों के अनुसार निर्णय क्रिया का चरण है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार मतलब कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसको अपनी सहमति दी है, उन्होंने निर्णय क्रिया के चरणों को सहमत दी है। ये चरण क्या हो सकते हैं बताइए? क्या समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प उत्तम है या उपर्युक्त सभी है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें डिसीजन लेना है तो हमें ये जानना होगा कि समस्या क्या है। हमें फिर यह भी पता लगाना होगा कि अगर समस्या है तो इस समस्या के कितने विकल्प हो सकते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास कितने विकल्प हैं। तो ये भी करेक्ट है। अब अगर हमने विकल्पों का चयन कर लिया तो हमें ये देखना होगा कि इस समस्या को दूर करने के लिए इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तम है। तो ये भी सही है। तो 3 को तो टिक नहीं करेंगे, तो हाँ उपर्युक्त सभी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह किसने कहा कि निर्णय व्यवस्था प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है? यह एक डेफिनेशन है फ्रेंड्स। यह किसने कहा कि निर्णय प्रक्रिया व्यवस्था प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई है? तो इसमें हमें समझना नहीं है, तो किसी एक डेफिनेशन हो सकती है। तो ये निकिल एवं डार्सी की डेफिनेशन ये नहीं है, ओपन हिम की भी नहीं है, ग्रास एवं क्रैंडल की भी। ये जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स ये ब्रेटन की है। ब्रेटन ने कहा है कि निर्णय व्यवस्था प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई होती है। आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, बताइए निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व क्या नहीं है इनमें से? फ्रेंड्स बताइए, क्या ज्ञान नहीं है, पारिवारिक साधन नहीं है, मूल्य नहीं है या योजना नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए, निर्णय जो डिसीजन हम लेते हैं उसको प्रभावित करने वाले तत्वों में ज्ञान इंक्लूड होता है, पारिवारिक साधन भी उसमें इंक्लूड है एंड मूल्य भी है। तो जो योजना है वह निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, किस परिस्थिति में पड़ती है बताइए? क्या नई परिस्थितियों के समायोजन में निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है? क्या घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने पर पड़ती है? या जब योजनाएं दीर्घकालीन हो तब पड़ती हैं? या उपर्युक्त सभी में पड़ती हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, नई परिस्थिति के समायोजन में भी निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। देन घर में विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने पर भी पड़ती है, एंड योजनाएं अगर दीर्घकालीन हो तो भी डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है।
तो इससे हमें क्या पता लगा कि क्वेश्चन 11 का जो ऑप्शन डी वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाँ, इसको बताने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि हम क्वेश्चन टेंस की एक 10 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। बट फ्रेंड्स ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा कि 2 प्रश्नों को और मैं इसमें शामिल कर लूँ, तो मैंने इन 2 प्रश्नों को और इसमें ऐड कर लिया। देखते हैं फ्रेंड्स आज का ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि विरोधपूर्ण स्थिति को तय करने के लिए फॉलेट ने सुझाव नहीं दिया है। बताइए, अगर विरोधपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, जहां पर विरोध की भावना चल रही है, जहां पर चीजें आपके फेवर में नहीं हैं, वहां पर उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब अगर वो प्रॉब्लम है तो उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए फॉलेट महोदय ने कुछ सुझाव दिए हैं। लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉलेट ने क्या सुझाव नहीं दिया है। इसका मतलब इसमें से कुछ 3 ऐसा है जो फॉलेट ने दिया है, बस एक ही है जो नहीं दिया है। तो देखते हैं एक वो क्या है फ्रेंड्स। क्या स्वेच्छा से समर्पण है, या समझौता नहीं दिया, या विरोध, या एकीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल क्वेश्चन को देख के ही आंसर क्लियर हो जा रहा है कि विरोधपूर्ण स्थिति को अगर आपको तय करना है तो उसको तय करने के लिए अगर आप स्वेच्छा से समर्पण करेंगे तभी वह स्थिति आपकी सॉल्व होगी। अगर आप वहाँ पे समझौता लाएंगे तब भी वो सॉल्व होगी, और एकीकरण करेंगे तो भी सॉल्व होगी। बट अगर आप वहाँ पर विरोध करेंगे तो वह और बढ़ती चली जाएगी। तो फॉलेट ने क्या नहीं दिया है, इस स्थिति को तय करने के लिए फॉलेट ने विरोध का सुझाव नहीं दिया है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारी आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है वह समाप्त होती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम जाते जाते 2 लाइन 3 लाइन आपको मोटिवेट होने के लिए बोलते हैं, और आपको क्या, मैं अपने खुद के मोटिवेशन के लिए बोलती हूँ। मुझे खुद मोटिवेट होने की ज़रूरत है, और आई थिंक सभी को कुछ ना कुछ मोटिवेशनल लाइनें जो होती हैं ये सुननी चाहिए। इससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। आज मैं ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि हमारे इस समाज में जो लोग जो अपनी ही प्रशंसा के भूखे होते हैं, वह अपने आप को खुद यह दिखाते हैं कि उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है। इसलिए कभी भी फ्रेंड्स आप ऐसा मत सोचिए कि कोई आए और मेरी तारीफ करे, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर गुण होगा, आप अपने आप को वह साबित कर सकते हैं, तो प्रशंसा तो ऑटोमेटिक आपकी होगी। प्रशंसा अगर आपके सामने की गई तो वह क्या प्रशंसा है, प्रशंसा तो वह होती है जो हमारे पीछे की जाती है। तो बस इसी के साथ फ्रेंड्स आज मैं अपनी इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।